डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good evening who are currently watching to me. I Pragati Kachi and I welcome you all on Chaitanya Studio at Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. So friends, we are on a lecture series of Principle of Management जिसमें हमने प्लानिंग के बारे में समझा था। आज के वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे। तो नथिंग हैपन्स until you decide, make a decision and watch your life move forward. With this positive quotation, we will start our lecture that name is decision making. Decision making क्या होता है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. After learning this chapter, we will able to understand the meaning of decision making, meaning, characteristics, features, decision making process, how to make a better decision for the welfare or organization. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझेंगे. So we must understand what is the meaning of decision and how can we develop so many alternatives to pick up a good decision among our all alternatives. So principle of management ने हमें एक definition दी है जिसे हमें समझना पड़ेगा कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है ये क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें हमारा ब्रेन यूटिलाइज होता है. So it is a mental process resulting in the selection of a course of action among several available alternatives. किसी भी काम को करने के लिए जब हम अपना दिमाग यूज़ करते हैं और एक विजनरी डिसीजन लेते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. It is found that all decision making process will generate a final choice where the output can be seen as an opinion. जो भी आउटपुट निकलेगा हमारी थॉट प्रोसेस का, जो हमने डिसीजन लेने के लिए सिलेक्ट किया है, उसका आउटपुट भी क्या होगा, एक हमारा ओपिनियन होगा, राइट. सो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये रिक्वायर्ड होती है जब हमें विजनरी डिसीजन लेना है कि मीन्स हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को 5 साल में कितना हाई देखना है. उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर प्लान करते हैं. प्लानिंग हमारा सिर्फ एक थॉट प्रोसेस होता है, लेकिन उस प्लान को अगर हमें एक्शन में लेकर आना है तो उसके लिए हमें लेना पड़ता है डिसीजन. और जो हमारा डिसीजन होता है दैट मस्ट बी गोल ओरिएंटेड, दैट शुड बी कंपैटिबल टू द डिजायर्डनेस वॉट एवर वी हैव प्लान in a past to get ourselves in a better position in a future, right. अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग की कि कोई भी डिसीजन अगर हमें लेना है, ठीक है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के कंपैटिबल होना चाहिए. मींस कि हमने जो गोल डिसाइड किया था 10-15 दिन पहले कि हमें हमारा जो टारगेट है वो 1 मंथ में कंप्लीट करना है, तो हम जो भी काम करेंगे, जो भी थॉट प्रोसेस होगी हमारी, वो क्या होगी, हमारे गोल को अचीव करने के डायरेक्शन में होगी. तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो हमेशा क्या होती है, गोल ओरिएंटेड होती है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा ऑल्टरनेटिव. अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमें जो मन में थॉट आया उसी को हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर्ड डिसीजन में कन्वर्ट कर दिया. तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी. वी मस्ट having 3 or 4 options to solve a particular problem so we can pick out a one good option from them. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा एनालिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल. इसको हम कोविड एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे. जब कोविड इंडिया में एंटर हुआ था तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जो कोविड वायरस है वो इंडियन जनरेटेड नहीं है, ये कहाँ से आया, चाइना से आया, तो ये हमारी कंट्री में क्विकली ना फैले, इसके लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जितने भी लोग बाहर से आएंगे वो डेफिनेटली फ्लाइट से आएंगे. तो हमें क्या करना है, जो लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आ रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट से आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सबका कोविड टेस्ट करना है ताकि जो लोग कोरोना वायरस को कैरियर कर कर आ रहे हैं उनको हम आइसोलेट कर सके. तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि जो लोग बाहर से आएंगे 15 दिन के लिए उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, ठीक है. फिर गवर्नमेंट को लगा कि ये डिसीजन हमने लिया, वो तो हमने क्या किया, कोविड वायरस को फैलने से रोकने के लिए हमने क्या की, एनालिसिस की कि कोविड का जो सेपरेशन है
वो हम कैसे कर सकते हैं नॉर्मल पीपल से। लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरा डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट ने क्या बोला पब्लिक को कि आपको क्या है, मास्क वेयर करना है, सैनिटाइजर यूज करना। यू आर अ वेरी लिटरेट पर्सन, आपको पता है कि बुरी सिचुएशन को कैसे संभालना है। तो ऐसे डिसीजंस को हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा डायनामिक प्रोसेस। अब कोई भी डिसीजन लेते समय हमें बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है। वी आर नॉट इन अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। रिजिडिटी इन डिसीजन सिर्फ और सिर्फ ऑटोक्रेटिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में होता है। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। लेकिन हम क्या है, बिजनेस कर रहे हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर पर्पस है, तो हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए थोड़ा सा भी रूल्स एंड रेगुलेशन में मैनिपुलेशन करना पड़े तो हमें करना चाहिए। इसलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बोला जाता है इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा परवेजिव फंक्शन। परवेजिव का मतलब होता है एप्लीकेबल एवरीवेयर एनीवेयर विथ एवरी टर्म्स एंड कंडीशंस। मींस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपकी पर्सनल लाइफ में भी होती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी होती है, और आपके लाइफ के जितने फेजेस होते हैं, आपके जो छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, सबको अचीव करने के लिए आप क्या करते हो, डिसीजंस लेते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम कंटिन्यू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाता तो क्या हम छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं? द आंसर इज यस। तो डिसीजन को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इट्स अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। जब तक हमारा कंप्लीट टारगेट अचीव नहीं हो जाता, हमको स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करना है। मीन्स डिसीजन को हम क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस एक्टिविटी बोल सकते हैं। डिसीजन मेकिंग इज अ कमिटमेंट ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, हो सकता है वो हमारा इंडिविजुअल हो, लेकिन हमारा टारगेट क्या होता है, हम खुद को कमिटमेंट देते हैं कि विद इन दिस टाइम ड्यूरेशन हमारा टारगेट अचीव होना चाहिए। उसमें कुछ एफर्ट्स लगते हैं, वो मॉनेटरी एफर्ट्स भी हो सकते हैं, फिजिकल एफर्ट्स भी हो सकते हैं, मेंटल एफर्ट्स भी हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा ह्यूमन एंड सोशल प्रोसेस। डेफिनेटली वी ऑल आर अ सोशल एनिमल, राइट। तो हम ही डिसीजन लेने की अथॉरिटी रखते हैं। हम किसी रोबोट को तो बोल नहीं देंगे या किसी अदर एनिमल को तो बोल नहीं देंगे कि आप हमारे काम का डिसीजन ले लीजिए। तो जो डिसीजन मेकिंग है वो सोशल प्रोसेस है। हम क्या है, सोशल एनिमल है, सोसाइटी में रहते हैं। हमारा जो बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। तो हमें कोई भी ऐसा अनलॉफुल डिसीजन नहीं लेना है जिससे खुद का नुकसान हो, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो और सोसाइटी का नुकसान हो। ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग। तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो क्या है, प्लानिंग का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और मैंने बोला कि इस महीने की जो सेल्स ग्रोथ है वो 10% से बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मेरा प्लान क्या है कि मेरी कंपनी का इस महीने की जो सेल्स ग्रोथ है वो 10% से बढ़नी चाहिए। तो ये तो मेरा सिर्फ प्लान है। अब ये ग्रोथ कैसे बढ़नी चाहिए, उसके लिए मुझे बनानी पड़ेगी स्ट्रैटेजी। मैंने 4 स्ट्रैटेजी बनाई। अब मेरे पास है 4 ऑप्शन, ठीक है। अब उसमें से मुझे एक ऑप्शन अच्छा लगा तो मैंने एक डिक्लेरेशन दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया कि हमें इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए सेल्स को 10% बढ़ाना है। तो डिसीजन मेकिंग क्या है, प्लानिंग का ही एक पार्ट होता है। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको संभालने के लिए एक अच्छा सा विजनरी डिसीजन लेना पड़ता है। विजनरी डिसीजन क्यों लेते हैं, ताकि हम क्या करें, उसमें आने वाले फर्दर कॉम्प्लिकेशन को भी अभी शॉर्ट आउट कर सकें। तो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, स्टेप्स होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आई है उसका ओरिजिनेशन क्या है, वो प्रॉब्लम क्यों आई है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे कि आज करंट में जो प्रॉब्लम है उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है। फिर उस प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट कैसे करेंगे, ठीक है। फिर से हमने स्ट्रेटजी बना ली, स्ट्रेटजी नंबर 1, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ।
कि इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब उसमें से हम फिल्टर करेंगे कि 4 स्ट्रेटजी हमने बना ली, अगर हम इस स्ट्रेटजी के थ्रू जाते हैं तो ये आउटपुट आएगा, सेकंड वाली स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं तो आउटपुट ऐसा होगा, थर्ड एंड फोर्थ सारे स्ट्रेटजी के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो फिर हमको लगा नहीं, इसमें से सबसे बेस्ट जो स्ट्रेटजी है वो नंबर थर्ड वाली है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाली स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करेंगे कि ये स्ट्रैटेजी हमको बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे सकती है। अब हमने उस स्ट्रैटेजी को पिक आउट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है, स्ट्रैटेजी बनाने के पीछे भी स्टेप्स होती हैं, अब हमको वो छोटी छोटी स्टेप्स इम्प्लीमेंट करनी है। मीन्स जो भी डिस्कशन हुआ हमारी टीम के अंदर, ठीक है, उसमें से जो भी स्ट्रैटेजी हमको अच्छी लगी उसमें से उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना, मतलब जो हमने सोचा उसको रियलिटी में कैसे लेकर आए, उसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। उसके बाद हमको फॉलो अप लेना है कि जो प्लान हमने किया था क्या हमारी टीम वैसे ही काम कर रही है, और जो डिज़ायर्ड टारगेट हमारा है जिसके लिए हमने टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, क्या वैसे ही सारा काम हो रहा है। तो ये पूरी एक साइकिल है जिसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, अंडरस्टूड। अब हम बात करेंगे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो अभी हमने समझा कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मीन्स वो प्रॉब्लम कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कैसे ओरिजिनेट हुई है, उसके पीछे और अदर्स क्या फैक्टर है, ठीक है। फिर हमने क्या की, उस प्रॉब्लम के ऊपर डायग्नोसिस की, मीन्स उसको स्कैन किया, अच्छे से प्रॉपर से समझा। उसके बाद हमने क्या किया, फिर से ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस बनाए, उसमें से एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये क्या है, हमारी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। अब हम बात करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आती है तो डेफिनेटली एक रिस्क लेकर आएगी, जिस रिस्क का हमें क्या करना है, बैकअप ऑप्शन बनाना है कि फ्यूचर में अगर हम लॉस में जाते हैं, अगर वो हमारा फाइनेंशियल लॉस है, तो उसके लिए हमें आज ही प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने जो स्टार्टअप लेकर आए हैं मार्केट में, ठीक है, और हमने उसको स्मूथली रनिंग बिजनेस में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो इसलिए तो नहीं किया कि हमको सिर्फ 5 साल या 10 साल बिजनेस करना है। हम तो प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्ट्रेशन इसलिए कराते हैं क्योंकि हमारी कंपनी का क्या हो जाता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस हो जाता है। तो जितने भी रिस्क आएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, एक अच्छे मैनेजर को क्या करना है, हर रिस्क का एक प्रोविज़न बनाना है ताकि फ्यूचर में आने वाला लॉस आज प्रेजेंट में ही सेट ऑफ हो जाए। इकोनॉमी ऑफ एफर्ट की अगर हम बात करें तो जो भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे पास होते हैं सबके ऊपर हम इनपुट आउटपुट फीडबैक एंड फॉलो अप मैकेनिज्म पुट ओवर करते हैं। उसके बाद ही उसमें से क्या करते हैं, एक बेस्ट स्ट्रेटजी को चूज़ करते हैं, और सारी स्ट्रेटजी के ऊपर हम जब एनालिसिस करते हैं कि किस ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है, तो हम सिर्फ उसी स्ट्रेटजी को चूज़ करते हैं जिसमें कम समय में रिसोर्सेज को ऑप्टिमल लेवल तक और यूटिलाइज किया जाए और हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हमें कम से कम समय में मिले। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है वाइल टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। ओके, अब हम बात करेंगे कि कौन सी गाइडलाइंस होती हैं जो हमारे डिसीजन को इफेक्टिव बनाती है। एज वी ऑल आर अ सोशल एनिमल, वी आर वेल एजुकेटेड, डिसीज़न लेने का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। इट्स ऑल अबाउट कि आप प्रॉब्लम को कितने अच्छे से समझते हो, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है। तो सबसे पहले हमें जो गाइडलाइन समझनी है दैट इज़ अ कैटेगरिकल इंटरप्रिटेशन। मतलब सीधी सी लैंग्वेज में वो हमको यही बोलना चाह रहा है कि जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आई है आप उसको पहले अच्छे से डायग्नोस कीजिए कि ये प्रॉब्लम किस कैटेगरी से रिलेट करती है, क्या ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट है कि नहीं। अगर हमने इसको इग्नोर किया तो इसके आउटकम्स क्या होंगे, अगर इस प्रॉब्लम को हमने शॉर्ट आउट किया तो इसके आउटकम्स क्या होंगे। आपको कैटेगरी डिफाइन करनी है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन बनाने के पहले ये सोचना है कि जो फैक्टर्स हैं इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के पीछे हम उनके ऊपर लिमिट कैसे लगा सकते हैं।
अगर हमने फैक्टर्स ही ख़त्म कर दिए जिसके कारण प्रॉब्लम आई है, तो हमारी प्रॉब्लम तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, अपने डिसीजन को इफ़ेक्टिव बनाते हो। एडेक्वेट एंड वैग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि चलो रिसोर्सेज से आपको पता चला कि मेरी जो राइवल कंपनी थी, ठीक है, वो 5 रुपये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्या करने वाली है, प्राइस कम करने वाली है, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या है, एक प्रॉब्लम है कि सेम प्रोडक्ट वो भी सेल करती है, सेम प्रोडक्ट मैं भी सेल करती हूँ। अगर वो 5 रुपये प्राइस कम कर रही है, फॉर एग्जांपल अभी हम दोनों की एमआरपी है 20 रुपीज़, ठीक है, 20 रुपये में मैं भी उस प्रोडक्ट को बेच रही हूँ, 20 रुपये में मेरी राइवल कंपनी भी उस प्रोडक्ट को बेच रही है, लेकिन सडनली उसने डिसाइड किया कि 5 रुपये प्राइस कम करना है, तो जो कस्टमर मेरे हैं वो सारे कस्टमर उसके हो जाएंगे, तो मेरी क्या हो जाएगी, सेल्स ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दूसरे दिन मुझे पता चला कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन तो गलत थी। तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि सच में जो रिसोर्सेज से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है कि नहीं, उसके बेस पे हमको क्या करना है, कोई भी डिसीजन लेना है। ओके, अब हम बात करेंगे कि डिसीजन के टाइप्स क्या होते हैं। हम क्या हैं, एक अच्छा सा बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, हमारा मोटिव क्या है कि हमारा बिजनेस का एक्सपेंशन होना चाहिए, हमारा जो काम हो या हमारी कोई भी डिसीज़न अथॉरिटी है वो वही डिसीज़न ले जो हमारे बिजनेस के वेलफेयर में हो, हमारी सोसाइटी के वेलफेयर में हो। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए हुए हैं डिसीजंस के जो हमें समझने हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजन। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर हमें काम करना है, राइट। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनके बारे में हम समझेंगे। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर इम्पॉर्टेंट विच इफेक्ट्स ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड अदर इम्पॉर्टेंट पॉलिसी। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, 2014-15 में हमारे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनीज थी वो सिर्फ हमें 3G एंड 4G की सर्विसेज दे रही थी, राइट। उसमें से भी सिर्फ 4G सर्विसेज देने वाली कंपनी आई, उसका नाम था रिलायंस जियो। उसके आने के पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे, 1G, 2G एंड 3G। उसमें भी जो हमारी पैकेजिंग कॉस्टिंग थी कि हमें 200 का रिचार्ज कराना है तो 1GB या 2GB डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी पुरानी टेलीकॉम ऑपरेटर सिम्स की थी जिन्होंने क्या किया था, मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ था, ठीक है। तो रिलायंस जियो वालों ने डायरेक्टली रिलायंस 4G सिम कार्ड्स लॉन्च नहीं किए, ना ही डायरेक्टली 4G ऑप्टिकल फाइबर्स ऐसे ही बिछा दिए विथ हाई अमाउंट ऑफ कॉस्टिंग। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, पहले तो ये समझा कि जितने भी यूज़र्स हैं जो 3G या 2G नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर से क्यों ले रहे हैं। आइडिया से बस ले सकते थे, या तो वोडाफोन से ले सकते थे, या फिर BSNL से ले सकते थे। लेकिन रिलायंस जियो ने सबसे पहले की मार्केट रिसर्च, ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी बनाऊं ताकि जो ऑलरेडी दूसरी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी के कस्टमर्स हैं वो सारे कस्टमर मेरे फेवर में आ जाएं, ठीक है। तो उनकी स्ट्रेटजी क्या थी कि हमें करना है कस्टमर सॉलिसिट। इसलिए उन्होंने प्लान क्या बनाया, प्लान ये बनाया कि हम 4G सिम कार्ड के साथ 4G मोबाइल भी देंगे और 1 साल तक का डेटा फ्री देंगे। तो स्ट्रेटजी क्या थी उनकी कि हमें फ्री में सुविधाएं देनी है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मार्केट को कैप्चर करना है। क्यों, क्योंकि जियो क्या थी, फ्रेश कंपनी थी। रिलायंस जियो मार्केट में फर्स्ट टाइम आई थी, तो उसने जो भी डिसीजन लिए वो अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए लिए, राइट। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अफेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अफेक्ट करते हैं और अदर पॉलिसी को भी अफेक्ट करते हैं। तो रिलायंस 4G जब मार्केट में आई, सारे कस्टमर मूव ऑन होकर किसके पास जा रहे थे, रिलायंस जियो के पास जा रहे थे। तो बाकी कंपनीज ने क्या डिसीजन लिए कि अगर सारे कस्टमर मूव ऑन हो जाएंगे तो मार्केट से हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रैटेजिक अलायंस का डिसीजन लिया कि हम दो कंपनी आपस में मिलकर MOU साइन करते हैं कि हम कलेक्टिवली काम करेंगे तो हमारी कॉस्टिंग कम पड़ेगी। तो हम जो ऑफर जियो वाले
पब्लिक को दे रहे हैं, हो सकता है कॉस्ट कटिंग करते करते वही ऑफ़र हम भी पब्लिक को दें, तो हमारे जो पुराने कस्टमर हैं वो हमारे पास वापस आ जाएं, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन हम लेते हैं तो वो हमारे कंपनी के गोल, मिशन, विज़न, ऑब्जेक्टिव हर एक चीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो हमें स्ट्रैटेजिक लेवल पे अगर डिसीज़न लेना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा मार्केट में क्या चल रहा है, उसके बाद ही हम कोई डिसीज़न ले पाएंगे। तो वोडा और आइडिया ने क्या किया, मर्जर का डिसीज़न लिया। BSNL ने क्या बोला, हम किसी से मर्ज नहीं होंगे, हम क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे हम भी 5G स्पेक्ट्रम को लॉन्च करेंगे। तो हर कंपनी का बिजनेस करने का तरीका अलग होता है, स्ट्रैटेजी बनाने का तरीका अलग होता है और डिसीजन लेने का तरीका भी अलग होता है। डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस कैटेगरी में आता है और उसका बिजनेस करने का माइंडसेट क्या है। ओके, सेकेंड डिसीजंस होते हैं हमारे टैक्टिकल डिसीजन। टैक्टिकल डिसीजन आर अबाउट हाउ टू मैनेज परफॉर्मेंस टू अचीव अ स्ट्रैटेजी। हम ऐसा क्या करें जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है उसकी परफॉर्मेंस को हम मैनेज कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। दे आर इन अ क्लियर बाउंड्रीज, दे में इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिसोर्स, हैव अ मीडियम टर्म इम्प्लीकेशन एंड टेकन बाय मिडिल लेवल मैनेजर्स। वही एग्जाम्पल मैं फिर से रिपीट करूँगी। रतन टाटा जी ने एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज की और आकर सीधा क्लियर स्टेटमेंट दे दिया, हमारी कंपनी की ग्रोथ 4% से बढ़नी चाहिए। अब वो ग्रोथ बढ़ाने की जिम्मेदारी क्या है, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की है, HODs की है। वो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, राइट, कि हमें इस गोल को कैसे अचीव करना है। थर्ड हमारा डिसीजन होता है ऑपरेशनल डिसीजन, that are decision related to routine activity, follow rules of organization। ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनके दायरे में रहकर अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल डिसीजन बोलते हैं। मेजर एंड माइनर डिसीजंस मीन छोटे छोटे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए या कोई भी एक्शन लेने के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड मेजर एंड माइनर डिसीजन। प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन मीन्स प्रॉपर प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन के साथ कोई डिसीजन लिया तो दैट वुड कॉल्ड प्रोग्राम डिसीजन। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, लाइक मोदी जी सुबह सुबह उठे, उन्होंने बोला ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा हो रही है इंडिया में, लोग ITR भी ढंग से फाइल नहीं कर सकते, जितना टैक्स हमको आना चाहिए पब्लिक से उतना भी नहीं आ रहा है। तो उन्होंने सुबह अनाउंसमेंट क्या करके बोला, डिमोनेटाइजेशन करेंगे, मींस जो करेंसी अभी इंडिया में चल रही है सबको चेंज कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, एक लीगल स्ट्रक्चर बन जाएगा कि किसी को भी अगर अपनी करेंसी चेंज करानी है तो वो सिर्फ कहाँ से होगी, बैंक से होगी। तो एक सिंपल डिसीजन भी था, एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी था, लेकिन इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या थी, करप्शन कम करना है, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड पता होना चाहिए गवर्नमेंट को किसके पास कितना पैसा है, कौन कहाँ से कितने सोर्सेज से पैसा कमा रहा है, राइट। नेक्स्ट टर्म है हमारा लॉन्ग रन डिसीजन एंड शॉर्ट रन डिसीजन। तो डिमोनेटाइजेशन का जो डिसीजन लिया मोदी जी ने वो लॉन्ग टर्म था कि शॉर्ट टर्म, द आंसर इज वेग। कुछ लोगों के लिए शॉर्ट टर्म था जिनके पास कम कैश था, ओके, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म डिसीजन में कन्वर्ट हो गया। ये सब क्यों, क्योंकि उनके पास ब्लैक का पैसा बहुत सारा था जिनको उनको वाइट करना था। नेक्स्ट टर्म है हमारा इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप डिसीजन। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो तो डेफिनेटली आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो, तो आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो सबकी सहमति के साथ लेना है, राइट। आई होप आपको डिसीजन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन के टाइप्स क्या होते हैं, किस सिचुएशन में हमें किस टाइप का डिसीजन लेना, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। I hope you liked my explanation way. For any query and doubt, you can mail us on pragati.kachi@bau.edu.in. Have a knowledgeful day ahead. Thank you.